हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चंस थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, यानी कि आज का क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Amount claimed by a consumer as a compensation is rupees 89 lakhs. The case under the Consumer Protection Act shall be filed with the, यानी कि फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है इसमें कि एक कंज्यूमर है जिसका 89 रुपीस लाख का एक कंपनसेशन है, जिसको उसे एक केस के रूप में फाइल करना है। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यहाँ पर जो लेवल्स बताए गए हैं उनमें से किस लेवल्स में वो अप्लाई करेगा। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, सेकंड है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, थर्ड है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम अभी अपने अमेंडमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो भी 89 लाख रुपीस गिवन है, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अमाउंट फिक्स किया गया है वो है 1 करोड़। तो इट मीन्स यहाँ पे 89 लाख का जो भी केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द जुडिकेशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट, यानी कि फ्रेंड्स, एमआरटीपी कमीशन की जुडिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी चीज है जो फॉल नहीं करती है, लाई नहीं करती है। ऑप्शन है हमारे प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, थर्ड है प्रोविजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और फोर्थ है हमारी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो फ्रेंड्स, एमआरटीपी की फुल फॉर्म से अगर हमें पता हो तो उससे हम ये ऑप्शंस अपने इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। एमआरटी की फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक की बात की गई है तो हमारा ऑप्शन जो है ये नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारा ऑप्शन सेकंड भी नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये भी हम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें तो इसके अंदर अप्लाई की ही गई हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी चीज यहाँ पे लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है हमारा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, वो हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर यहाँ पे एमआरटीपी कमीशन के अंदर कुछ भी चीज नहीं बताई गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, यानी कि जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है किसी भी बिजनेस का, उसमें से यहाँ पे कौन सी चीज है जो उसका पार्ट नहीं है। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक सिस्टम, थर्ड है चेंजेस इन पेटेंट लॉज, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट की बात की जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम आएगा ही, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पेटेंट लॉज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, यानी कि लेसेस फेयर पॉलिसी जो है वो कौन अडॉप्ट करता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये जान लेते हैं लेसेस फेयर पॉलिसी क्या होती है। फ्रेंड, लेसेस फेयर पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो फ्री होते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक लेके, तो यहाँ पर वो फ्री होते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। मिक्स्ड की बात करें तो भी गवर्नमेंट आएगा, ये भी गलत है। और कम्युनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मीन्स,
यानी कि किसी भी बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे अगर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स इम्पोज किए गए हैं और उसको रिलैक्स किया गया है, यानी कि उनको हटाया गया है, तो वो क्या है इसका मतलब? लिबरलाइजेशन से मतलब है, प्राइवेटाइजेशन से मतलब है, ग्लोबलाइजेशन से मतलब है, या नन ऑफ दिस से मतलब है? तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस है, कंट्रोल जो होते हैं उसको रिलैक्स किया जाता है, यानी कि कंट्रोल तो है लेकिन इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी किसी भी तरह की डीलिंग ना कर पाए, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स ना कर पाए, तो वो हमारी कहलाती है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और जो भी ड्यूटीज होती हैं उनको कम कर दिया जाता है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उनको भी कम कर दिया गया है, जिससे कि अगर कोई पर्सन किसी अदर कंट्री के साथ डीलिंग करना चाहे तो डील कर पाए। तो इसका हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल सच एज एक्टिविटी दैट कॉजेज कॉस्ट ओवर अ गिवन टाइम इज, यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल जैसे कि कोई एक्टिविटी जो कि किसी कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट आ रही है गिवन टाइम के ऊपर, उसका कारण है, तो वो क्या है? कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट सेंटर, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स, ये होता है कॉस्ट ड्राइवर के कारण, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेट रिक्वायर्स ऑल लेवल्स टू वर्क फ्रॉम स्क्रैच इज, यानी कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, बजट का वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर स्क्रैच से शुरू किया जाता है सारा काम, यानी कि अगर कोई भी बजट प्रिपेयर करना है किसी भी लेवल पर, तो वहां पे स्क्रैच यानी कि स्टार्टिंग से किया जाता है। तो वो बजट कौन सा बजट होता है? फ्लेक्सिबल बजट, टोटल बजट, मास्टर बजट, या जीरो बेस्ड बजट? फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो यहाँ पे बजट की बात की जा रही है कि कोई भी बजट है जिसको आप कोई भी सिचुएशन आने पे चेंज करो। तो यहाँ पर अगर हम स्क्रैच से लें तो यहाँ पे कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टोटल बजट की बात करें तो टोटल बजट यहाँ पर हम बनाएंगे किसी और बजट की हेल्प से, यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के बजट हैं, उन सब की हेल्प से हमने एक टोटल बजट बना लिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। मास्टर बजट अगेन हमारा बात की जाती है डिफरेंट बजट्स को एनालाइज करने के बाद जो बजट बनाया जा रहा है वो मास्टर बजट है, तो ये भी गलत हो जाता है। अगर हम स्क्रैच की बात करें तो वो होता है जीरो बेस्ड बजट, नाम से ही पता चल रहा है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि स्क्रैच से। इसके लिए कोई भी बेस नहीं लिया जाता है, ये स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज, यानी कि फ्रेंड्स वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके अंदर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट आता है, वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो फ्रेंड्स वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा 11। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने ये जो काउंटिंग स्टैंडर्ड है इनको भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, लैंड इज नॉट डेप्रिसिएबल असेट बिकॉज, यानी कि फ्रेंड्स लैंड डेप्रिशिएबल असेट नहीं है, क्योंकि इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस, इसकी वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होती रहती है। देयर इज नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए किसी भी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड, जो लैंड की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लैंड की डेप्रिशिएबल ना होने का कारण जाने तो इसमें ये बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन की इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो कि हमने अपने घर में भी सुना होगा कि उस बिल्डिंग के या उस लैंड के प्राइस डाउन हो गए हैं, वहां की लैंड जो है अब उनके रेट जो है वो कम हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज इंक्रीज होती हैं, तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, देयर इज नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी लैंड में किसी भी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत ना हो, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। हमेशा हमारे लिए मेंटेनेंस की जरूरत होती है, हम उस पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा वहाँ पे एज अ रिपेयर या फिर एज अ एक्सपेंस कुछ खर्च होगा। ऑप्शन थर्ड है हमारा, लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड। फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हम ऑप्शन अपना थर्ड सही बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, क्योंकि कोई भी लैंड कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उस लैंड की जो लाइफ है वो खत्म हो गई है, हमेशा वो चलती रहती है। चाहे कितनी ही जनरेशन्स निकल जाएं लेकिन वो लैंड वहीं की वहीं ही रहेगी। तो अनलिमिटेड लाइफ होती है, इसलिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि लैंड की जो डेप्रिशिएबल असेट्स है वो कभी नहीं कैलकुलेट की जाती, या फिर लैंड की डेप्रिसिएशन कभी कैलकुलेट नहीं की जाती है।
नेक्स्ट है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड इज, यानी कि जो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो किस तरह की होती है, इनफाइनाइट, मोर देन वन, लेस देन वन, या फिर इक्वल टू वन। तो फ्रेंड्स अगर हम लग्जरी गुड की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसके फिर भी उसको हम परचेस करते चले जाएं। लेस देन वन भी नहीं होगी, इक्वल टू वन भी नहीं होगी, तो यहाँ पर होती है मोर देन वन। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज एट अ पॉइंट वेयर, यानी कि ऐसे कौन सा पॉइंट सिचुएशन है जहां पर हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता है, जब हमारी एम आर इक्वल टू एम सी होगी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, या फिर ये यहाँ पर है एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज की बात करते हैं तो ये तभी होगा जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन वन हमारा राइट आंसर है। हमेशा ये याद रखना कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अगर इक्वल है तो वहाँ वो पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट का होगा, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये सिचुएशन हमेशा हमारी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय, यानी कि कोई भी कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था, ई ए जी रॉबिन्सन है, जे एम कीन्स ने, एल रॉबिन्सन ने, या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो फ्रेंड्स कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल इनिशियली व्हेन एमपी राइजेस, यानी कि एमपी का मतलब होता है यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइज होती है तो यहाँ पर हमारी टीपी की सिचुएशन क्या होगी, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी की सिचुएशन क्या होगी, टीपी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, टीपी राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, टीपी राइजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली, या फिर एपी राइजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम अपने एमपी की बात करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो हमारा जो ऑप्शन टू है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि मोनोपोलिस्टिक चार्जेस मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस, यानी कि इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मोनोपोलिस्टिक चार्ज करती है मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस को, या फिर मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज मेक प्रॉफिट, ये हमेशा प्रॉफिट बनाती है, या फिर मोनोपोलिस्टिक ऑपरेट्स ऑन एन इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक ऑपरेट करती है इन इलास्टिक डिमांड कर्व पर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन फोर वो सॉरी फर्स्ट हमारा राइट होगा, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमेशा जो प्राइसेस होते हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो कंपनी होती है वो मोनोपोली अपनी क्रिएट करती है तो प्रोडक्ट के प्राइस क्या करती है मैक्सिमाइज कर देती है। तो यहाँ पर हमेशा उसके प्राइस जो है मैक्सिमाइज रहते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है किसी भी कंप्यूटर की उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट है, यानी क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, सेकंड है कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, थर्ड है कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, या फिर थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड, जो कि वेरी कॉमन है। यहाँ पर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू के अंदर हमारा सीयू होता है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एएलयू होता है जिसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, और पीएस होता है प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेस द सैम्पलिंग एरर, यानी कि अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो हमारा सैम्पलिंग एरर किस तरह का होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें सैंपल साइज इंक्रीज होने की तो हमारा जो सैम्पलिंग एरर है
अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज करके चल रहे हैं तो सैम्पलिंग एरर इंक्रीज होने के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफ हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमारे रिसर्च करने के लिए। रिमेन्स कांस्टेंट भी हमारा ऑप्शन गलत है और नन ऑफ दी गलत है, तो हमारा ऑप्शन 1। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।